इसकी वजूहात क्या है और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ये HIV एड्स है, आपके सामने बहुत सारे पेशेंट्स पे आते होंगे या आपको पता होगा, ये बढ़ती क्यों जा रही है हमारी सोसाइटी में? थैंक यू सो मच मिस सिकरा। बहुत अहम टॉपिक है HIV और एड्स जो है। ये आजकल पाकिस्तान में हम लोग समझते थे कि इसका पेशेंट जो है बिल्कुल नहीं होगा या बहुत कम होगा। कभी कभार हम लोग जो है पेशेंट देखते होते थे, लेकिन पिछले कुछ 5 से 6 सालों में हम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इवन के जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इसकी बढ़ोतरी नोट की गई है। उसमेमें कई वजूहात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपना प्रीवियस एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं जो है फैसलाबाद से आगे आए और शेखुपुरा के दरमियान में एक इलाका है शाहकोट, वहाँ पे मैं पोस्टेड था। तो वहाँ पे मैंने 2 साल एज ए कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट काम किया। तो हालांकि वो छोटा सा इलाका है और लोग जो हैं बड़े वो वेल एजुकेटेड भी हैं, लेकिन उनमें इतने ज़्यादा जो है वो HIV के पेशेंट्स देखे गए। एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास, उसके जो है ही वॉज अराउंड 2 to 3 years। उसके पानी वाले छाले जो है जिस तरह के बड़ों के या बुज़ुर्गों के हम लोग देखते हैं, वैसे उसके जो हैं वो यहाँ पे लेग के ऊपर वाले हिस्से पे आए। उसको हर्पीज जोस्टर कहते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है। ज़्यादातर वो उन लोगों में निकलता है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही कम हुई होती है, डायबिटिक्स होती हैं, 60+ होते हैं, 70+ होते हैं, उनके आते हैं। तो मैंने एक बच्चे के नोट किया, तो उधर जो बंदा लेके आया था वो हमारा डिस्पेंसर था। वो कहता है सर इधर तो बहुत बच्चों के कॉमन है। तो मैंने कहा कि उसकी वजह क्या है। जब मैंने वो डिग आउट करने की कोशिश की, पीडियाटिशियन से मैं मिला, वो कहते हैं कि सर असल में इधर जो मसला है कि उधर HIV जो है बहुत कॉमन है। और HIV के कॉमन होने की वजूहात जो उधर सामने आई, उसमें आप हैरान रह जाएंगी कि उनमें एक बहुत बड़ी वजह जो थी वो उधर का एक क्वैक था, एक सो कॉल्ड डॉक्टर था, जो कि क्या करता था, एक बंदे की सिरिंज जो है उसी से इंजेक्शन भर भर के दूसरों को लगाता होता था। तो बहुत बड़ी वजह बना। और उधर अभी भी कोई अराउंड 2000+ जो हैं वो केसेस रजिस्टर्ड हैं जिनके ऊपर स्क्रीनिंग हो चुकी है और जो कि अंडर ट्रीटमेंट हैं फॉर HIV। ये कितनी पुरानी बात है डॉक्टर? ये 2 साल पुरानी बात बता। मतलब इतना पुरानी भी नहीं है ये, अभी भी क्वैक्स वैसे बैठे होते हैं इस जगह पे? क्वैक्स तो हर जगह पे बैठे होते हैं, लेकिन एक मैं बहुत बड़ी वजह बता रहा हूँ। एक तो जो है वो जो हमारी जो गैर जिनसी ताल्लुकात हैं वो इसका मेजर रीज़न है ही है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उधर ये था मसला कि उधर जो है ज़्यादा वो फैक्ट्री एरियाज़ हैं, लोग जो हैं ज़्यादा देर घरों से बाहर रहते हैं। तो एक ये भी जो है जिनसी ताल्लुकात की वो वजह बनती है। एक तो ये वजह है, ये अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। दूसरा जो है वो वजह है कि लेट मैरिजेस लोगों की, आगे हमने देखा 17-18 के पहुंचते थे तो शादियां हो जाती थी, तो इस वजह से वो ज़रा इन चीज़ों से अवॉइड करते थे। लेकिन अभी जब से लेट मैरिजेस होना शुरू हुई हैं, 30s में भी जाके लोग कहते हैं हम लोग अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें, उसके बाद जो है हम लोग शादी की तरफ जाएंगे। तो इस वजह से ये जो ताल्लुकात हैं ये फिर उस वजह से ये ज़्यादा होते हैं और उनकी वजह से ये मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये लाजमी नहीं है कि गैर जिनसी ताल्लुकात से ये हो, ये बल्कि इनसे भी कुछ जो हैं वो बार्बर से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि बार्बर के हाथ में जो रेज़र है, अगर वो रेज़र जो है उससे कट लग गया तो वो अगर उसके हाथ को भी लगेगा ब्लड, वो इन्फेक्शन उसको भी जाएगा, बार्बर को भी जाएगा। और वो जिसको वो रेज़र अच्छी तरह से साफ़ ना किया, स्टरलाइज ना किया, जिसको वो लगेगा वो उसको भी इन्फेक्शन करेगा। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ब्लड के थ्रू एक बंदे का ब्लड जो है दूसरे बंदे को लगना, या उससे इन्फेक्टेड जो चीज़ें हैं जैसे सिरिंज हो गया, जैसे रेज़र हो गया, या ऐसा ही कोई जो ये क्या उसका नाम है, अगर कोई कट लगा हुआ है, कोई ज़ख़म लगा हुआ है, उससे ब्लड एक दूसरे को लग गया,
तो ये उसका बहुत बड़ी वजह है कि HIV एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है। बिल्कुल इस तरह से, और हम ये अवेयरनेस, मुझे लगता है मैं बचपन में से ये चीज़ें सुनती आ रही हूँ कि आपने किसी की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, टूल्स यूज़ नहीं करना है इस तरह से, लेकिन ये जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे तकरीबन 2000 बंदों को है, तो मुझे लगता है ये एक दूसरे से ही ट्रांसमिट होंगे। ये तो रजिस्टर्ड है, यानी कि अगर वालिदैन को हो तो आगे बच्चे को भी फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो ये इसकी थ्रू जब बच्चा पैदा होता है डिलीवरी के थ्रू उस वक्त भी इसके ट्रांसमिशन हो जाते हैं। तो फिर बच्चों में हो जाता है। 2000 तो भी रजिस्टर्ड हैं, पता नहीं और कितने सारे होंगे जो और ये आपस में फैलते जाएंगे, ट्रांसमिट होते जाएंगे जरासीम जो भी हैं। वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होते हैं। इसके अलावा जो है मैंने जैसे बताया कि बार्बर से भी हो सकता है। फिर इसके अलावा जो है डॉक्टर अगर कोई ऐसा आ रहा है, कोई ऐक आ रहा है जो कि स्टरलाइजेशन का प्रॉपर वो, और दांतों के ट्रीटमेंट से भी होता है ये सब। अगर आप दांत निकलवाने जा रहे हैं वहां भी तो कोएक्स बैठे ही होते हैं। दांतों के जितनी आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपने, जाहिर सी बात है एक पेशेंट पे यूज़ हो रहे हैं तो वो मल्टीपल जगहों पे फिर और यूज़ होने हैं। तो उससे पहले स्टरलाइजेशन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनको आपने स्टरलाइज करना होता है। जब वो स्टरलाइज हो जाएं फिर उसको आप दूसरे पेशेंट पे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन जो क्वैक्स बैठे होंगे उनके पास तो ये बिल्कुल नहीं होता, उनको गर्म पानी से धो लिया या समथिंग इस तरह से ही करते हैं। इसी तरह हमारा जो बहुत कॉमन ऑपरेशन जैसे सजेरियन हो गया या SVD हो गया, उनमें भी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो यूज़ होते हैं। जब वो इंस्ट्रूमेंट्स जब यूज़ होते हैं तो उनको भी स्टरलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह गैस्ट्रोस्कोपी होती है, जो एंडोस्कोपी जिसको कहते हैं, उसके जो है इंस्ट्रूमेंट्स या सर्जरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसकी अगर प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं है, आप किसी ऐसे सेंटर पे जा रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते होते हैं कि एक बंदा जो है, हालांकि छोटी सी सर्जरी है हेयर ट्रांसप्लांट, उसका जो इंस्ट्रूमेंट है अगर वो भी स्टरलाइज नहीं है तब भी जो है आपको इन्फेक्शन वो वाला ट्रांसफ़र हो सकता है। बिल्कुल इस तरह से है। हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता है, अब इसके लिए हम क्या ही एहतियाती तदाबीर पूछ सकेंगे ना, यही है कि आप अपना ध्यान रखें इस तरह से। इवन घरों में भी एक ही नेल कटर से पूरे घर के अफराद जो है ना नाखून काट रहे होते हैं। जी बिल्कुल। और ये इस तरह से है क्योंकि नाखून काटते हुए कब कट लग जाए, कब ज़्यादा कम नाखून कट जाए तो ब्लड तो ऑब्वियसली उस पर लगता है। तो ये बहुत रेयर होता है कि आप उसको स्टेरलाइज कर लें, या फिर कॉटन पैड्स अल्कोहल के मिलते हैं वो भी घर में रख सकते हैं आप। जी, उसमें कुछ जो है जर्म्स तो उससे मर जाते हैं। स्प्रिट स्वैब जो होता है या अल्कोहल स्वैब होता है उससे कुछ तो जर्म्स मर जाते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस जो होते हैं वो उससे नहीं मरते। उनके लिए फिर स्टरलाइजेशन ही होती है। स्टरलाइजेशन के लिए या तो बॉइलिंग वाटर में कर सकते हैं उसको स्टरलाइज, या फिर जो होता है उसके लिए स्पेशलाइज तरह की इक्विपमेंट्स आते हैं जिनको जो है वो हम लोग अपने OTs वगैरह में यूज़ करते हैं या डेंटल क्लिनिक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उनको फिर स्टरलाइज किया जा सकता है। तो इसका जो भी ये मतलब जैसे आपने कहा सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होते हैं, लोग अपने घरों से दूर रहते हैं, या लेट मैरिजेस आपने कहा, ये एक तरह से टैबू है, इस पर बहुत रेयर बात की जाती है कि इस तरह से, पर ये एक सोसाइटी की मेरा ख्याल है रियलिटी है और ये इस तरह से ही चल रहा है। जी जी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की अगर बात की जाए तो उसमें सिर्फ HIV और एड्स नहीं आता, और भी उसमें बहुत कॉमन जो है वो इश्यूज हैं। हमारे पास बहुत सारे दिन ब दिन केसेस आते हैं। ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि सऊदीया वाले इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो जो है काउंट करते हैं कि उनके पहले वो ये वायरल इन्फेक्शंस की स्क्रीनिंग करवाते हैं। HIV हो गया, हेपेटाइटिस BC हो गया, इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उसकी भी वो स्क्रीनिंग करवाते हैं। और पेशेंट्स हमारे पास वो लेके आते हैं, जी डॉक्टर साहब ये हमारा जो है सिफिलिस का VDRL और TPHA पॉजिटिव आ गया, तो इसका हम क्या करें। वो ऐसी बीमारी, क्या होता है? सिफिलिस जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि आमतौर पे आपके पार्टनर से आपको लगता है, और ये ज़्यादातर जो है उन लोगों में कॉमन है जो कि मल्टीपल जिनके सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं। और जब एक बंदे से लगता है दूसरे बंदे को, दूसरे बंदे से फिर तीसरे बंदे को, तो वो जो है एक पूल हो जाता है। फिर ऐसे इनकी स्क्रीनिंग जो है करनी पड़ती है कि उनका पहला जो है ओरिजिन कौन सा था, सेक्सुअल पार्टनर जो दोनों की स्क्रीनिंग होती है, फिर सारे ग्रुप की स्क्रीनिंग होती है, फिर उनको ट्रीट किया जाता है। ट्रीटेबल तो है ये जो बीमारी है, लेकिन इसका मसला ये है कि ये असल में इसका जो सोर्स होता है जहाँ से ये फैल रही होती है उस तक पहुँचना बाज़ का मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो स्किन पे आता है, इसका स्किन पे असल में एक जेनिटल अल्सर बनता है पेशाब वाली जगह पे। मेल को या फीमेल को एक छोटा सा जख्म बनता है जिसमें पेन नहीं होता। वो पेन ना होने की वजह से हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर वो जो है वहाँ पे बढ़ता है और वो आपकी सारी बॉडी पे एक्जिमा की तरह के या सोराइसिस की तरह के वो सारी बॉडी पे आपके छिलकों वाले लीजन्स आ जाते हैं, जख्म आ जाते हैं।
फिर उसके बाद इसका असल में जो नुकसान है वो ये है कि ये बॉडी के हर ऑर्गन को डैमेज करता है, इवन कि ये आपके दिमाग को भी डैमेज कर सकता है, आपके दिल को भी। और इसके अलावा जो है अगर बच्चा पैदा होता है, उसकी मदर जो है उसको सिफिलिस है, तो उसकी मदर को क्या होगा वहाँ से बच्चे को ट्रांसफ़र होगी, और बच्चे में ऐसी जो हैं वो उसकी आइज़ पे इफ़ेक्ट्स आएंगे, उसके दिमाग पे इफ़ेक्ट्स आएंगे, फेस पे आएंगे, उसके जो डेंटल उसका है वो टेक्सचर उसका ख़राब हो जाता है, नेज़ल सेप्टम उसका डैमेज हो जाता है। तो बच्चे में इसकी बहुत सारी जो है वो एनोमलीज आना शुरू हो जाएंगी अगर मदर को है। तो इस वजह से इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी हो जाता है। इसके अलावा जो है जैसे मैंने कहा कि ब्लड से भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और इसके अलावा सेक्सुअली ये भी ट्रांसमिट होता है। तो आपका अगर पार्टनर जो है उसको ये मसला है तो उससे ये लगने के चांसेस होते हैं। इसका ट्रीटमेंट ईजी है कि आप जब भी कोई ऐसा ज़ख़म हम लोग देखें जो कि हमारे जेनिटल एरियाज़ पे है, जिसमें पेन हो या ना हो, या वहाँ पे इचिंग हो, या वहाँ पे हमें कुछ पानी वाले छाले नज़र आएँ जिनमें बहुत ज़्यादा पेन हो, या हमारे जो फोल्ड्स हैं वहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं जिनको आमतौर पे कहते हैं हमें सुंडे बन गए हैं, गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, वो अगर आपको हो रहे हैं तो आपने फ़ौरन अपने जो है डर्माटोलॉजिस्ट को या अपने जो यूरोलॉजिस्ट है उसको दिखाना। सही। तो डॉक्टर शहबाज, हम देखते हैं स्पेसिफिकली जब भी हम शादी से पहले बहुत ज़्यादा जैसे कॉमन चीज़ें हैं ना वो आपस में डिस्कस करते हैं, कास्ट वगैरह या क्या करता है, इनकम क्या है, उससे पहले किसी भी तरह के टेस्ट वगैरह नहीं करवाए जाते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम है, HIV है, हेपेटाइटिस है, क्या चीज़ें चल रही हैं। आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि पहले चेक करवा लिया जाए क्या प्रॉब्लम है समथिंग? जी बहुत अहम है ये, और ये वाला जो है एक्चुअली प्रॉब्लम सारी दुनिया में है, और इसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं कि शादी से पहले हम लोग इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, उसके अलावा ये कुछ जो है ना बेसिक वर्क अब भी बंदे और लड़की का होना चाहिए कि उसमें हमें पता चल सके कि कुछ जो हैं जेनेटिकली ट्रांसमिट होती हैं डिजीज़, उनको रूल आउट कर लिया जाए, और इसके अलावा कुछ जो हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं उनको अवॉइड कर लिया जाए। उसमें बहुत कॉमनली जो यूज़ होता है एक HB इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होता है, जो कि एक्चुअली एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसको थैलासीमिया कहते हैं जी। उसकी प्रिवेंशन के लिए बड़ा अच्छा ज़रूरी एक टेस्ट है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो होना चाहिए। फिर इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C का, इसके अलावा HIV का ये टेस्ट होने चाहिए। फिर कुछ जैसे मैंने कहा VDRL और TPHA टेस्ट है जो कि होना चाहिए सिफिलिस को रूल आउट करने के लिए। फिर इसके अलावा अगर आपके पार्टनर को किसी किस्म के कोई वॉट्स हैं वो भी आपको लग सकते हैं, वॉट्स हो गया या मोलस्कम कॉन्टेजियोजम हो गया, वो भी पानी वाले छोटे छोटे से छाले होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल आपको बीड्स की तरह के नज़र आते हैं, जैसे जो हमारे उसमें ज्वेलरी वगैरह में बीड्स नज़र आते हैं वैसे, और वो डिस्क्रीट होते हैं, अलग-अलग पड़े होते हैं। उनको भी उनका तो स्किन के एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है, वायरल का और मोलस्कम कॉन्टेजियोजम का। इसके अलावा जो है किसी किस्म की खारिश हो सकती है, वो भी एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। उसमें जैसे हमने कई दफ़ा जिक्र किया कि फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो भी ट्रांसमिट होते हैं। फिर इसके अलावा जो है वो स्केबीज़ एक बहुत बड़ी कॉज है नाइट इच की जिसमें होती है, वो भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम देख भी सकते हैं कि किसी किस्म का जो है वो इन्फेक्शन अगले बंदे को या लेडी को है तो नहीं, और उसके अलावा हम उसके ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से, और मुझे लगता है मेजरली करवाने भी चाहिए कुछ मेजर टेस्ट जो जैसे आपने थैलेसीमिया, HIV और हेपेटाइटिस के बोले हैं, अगर ये करवा लिया जाए तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आसानी हो सकती है। जिसमें VDRL और TPHA भी ऐड कर लें जो आपने अभी बताया जी, सिफिलिस को रूल आउट करने। हाँ बिल्कुल इस तरह से जो सर ने कहा वो लाजमी करवाना चाहिए, लेकिन हम बहुत बेसिक चल रहे होते हैं ना, हम आपस में नई प्लान्स डिस्कस कर रहे होते हैं, सिर्फ मेरा ख्याल है सतही हम बातें कर रहे होते हैं। जो मेजरली हमारे हेल्थ कंसर्न है उसको आगे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने आगे नस्ल चलानी होती है। फैमिली है पूरी ना, आगे जब जो है मियाँ बीवी ने आगे फैमिली प्लान करनी है तो अल्लाह ना करे वो बच्चे में वो इन्फेक्शंस या वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं वो बच्चे में जा सकते हैं। तो अगर उससे पहले ही आप लोग ये चीज़ें डिस्कस कर लें कि हमने ये टेस्ट जो हैं वो मियाँ के भी होने चाहिए, बीवी के भी होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से कोई वो इतराज़ भी नहीं होगा,
और दूसरी बात यह कि आप उसका अकॉर्डिंगली इलाज भी करवा सकते हैं कि उसका पहले इलाज हो जाए, फिर हम जो है अपना इवेंट प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली, हम सुनते हैं, मैंने शायद सुना है स्किन की टीबी समथिंग इस तरह से, ये कुछ होता है या क्या सीन हाँ है जी, इसका? स्किन की टीबी भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। स्किन की जो टीबी एक्चुअली होती है, हम लोग समझते हैं सिर्फ वो चेस्ट की टीबी होता है। चेस्ट के अलावा टीबी जो है मैं आपको बताऊंगा कि पेट की टीबी भी होता है, एब्डोमिनल टीबी कहते हैं उसको। इसके अलावा स्पाइन की टीबी भी होता है जो कि हड्डियों को लग जाती है, और दिमाग की भी टीबी होता है। फिर इसके अलावा स्किन की टीबी भी बहुत कॉमन जो है एक वजह है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा जो है हमारे पास आता है कि उसको एक छाला जो है या एक जो ज़ख़म है बहुत सालों से है और वो ठीक नहीं हो रहा, उसमें से पीप निकले जा रही है, तो हमारा सबसे पहले जो दिमाग में डिफरेंशियल आता है वो हम लोग सोचते हैं कि ये टीबी होगा। कोई भी ज़ख़म जो कि बहुत पुराना हो और उसमें से पीप आ रही हो और वो ठीक ना हो रहा, तो उसमें हमारे जहन में सबसे पहले जो आता है ना, वो हम लोग स्किन की टीबी सोचते हैं। तो स्किन की टीबी की कई वजूहात हैं। उसमें जो है अंडरलाइंग, जैसे मैंने कहा, एक चीज़ होती है जिसको लिम्फ नोड कहते हैं, जो कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस की फैक्ट्रीज हैं जो कि वायरल इन्फेक्शंस को, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकती हैं। तो बाज़-औक़ात जो टीबी का जर्म है वहाँ पे पड़ा होता है, तो हमने ज़्यादातर देखा होता है कि फेस के ऊपर ये होता है कि यहाँ पे नेक के ऊपर एक बंदे के गिल्टी है और इस गिल्टी के अंदर से रेशा जो है वो रिससे जा रहा है, वो ठीक नहीं होता। तो उसकी एक वजह जो होती है उसको हम कहते हैं स्क्रूफ्लोडर्मा, वो स्किन की टीबी की एक टाइप है। इसी तरह डेंटल जो बाज़ लोग होते हैं उनके डेंटल ये जो लीजन्स हैं उसके साथ भी यहाँ पे इनकी जो मैंडिबल है या जॉ लाइन है उसके साथ एक छोटा सा दाना निकला होता है, उसमें से पीप निकल रही होती है। वो डेंटल भी इश्यूज हो सकते हैं और बाज़ औक़ात वो बहुत सारे केसेस में वो टीबी का भी होता है। इसके अलावा जो है बाज़ लोगों को पाँव पे ज़ख़म होते हैं जो कि बहुत देर से वहाँ पे होते हैं और उनका हीलिंग नहीं हो रही होती, वो भी बाज़ औक़ात पाँव की टीबी का वजह बन सकती है। ज़बरदस्त, बहुत अवेयरनेस वाला टॉपिक था आज का। जब भी आप आते हैं इंतहाई अवेयरनेस के साथ जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना उसको मर्ज करके रखते हैं। और सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत मज़ा आता है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। आपको लग रहा है अगर कोई प्रॉब्लम है तो फौरी टेस्ट करवाए जाएँ या अपने